आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की पेशकश में बात इंडियन ग्रोइंग फूड इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड फूड ट्रेड की। जी हाँ, कोरोना अफेक्टेड इस वर्ल्ड सिनेरियो में भी इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमिक की ग्रोथ की मशाल जलाए रखने में सबसे आगे है और ये मुमकिन हुआ है हार्ड डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल की कवायद के कारण। कल तक हम खाने के अनाज और दूध जैसे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम दूसरे ही देशों पर निर्भर रहते थे, वहीं से हम इंपोर्ट करते थे। और आज की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो आज हम खाने का अनाज और दूध एक्सपोर्ट करने का जो पोटेंशियल है उसको रखते हैं। ये सब मुमकिन हुआ है पिछले 6 बरस की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से, और ये लीडरशिप है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। और खुशी की बात यह है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे 17 सितंबर को है, जिसे पूरा देश सेवा दिवस और पूरे हफ्ते को सेवा सप्ताह के तौर पर मना भी रहा है। ऐसा इसलिए कि 17 सितंबर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है जिन्होंने 6 साल के अपने सक्सेसफुल टेन्योर में जो कहा है वो किया भी है। अब जानने वाली बात यह है कि हर तरह के चैलेंजेस के होते हुए भी आज हम अपने फार्मिंग सेक्टर में मजबूती कैसे हासिल कर रहे हैं और वर्ल्ड फूड मार्केट में हम कैसे इमर्ज कर रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमिताभ कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही साथ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। और हम शुरुआत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि दरअसल अगर हम इमर्ज कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी, जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला सवाल मैं डॉक्टर एसपी शर्मा आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे अफेक्टेड हुई हैं, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर का जो इमरजेंस है इसमें, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो आपने सवाल पूछा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे कोविड-19 के सिनेरियो में किस तरीके से इम्पैक्टेड रहा है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो ये सेक्टर बहुत ही इम्यून रहा है। ज़्यादातर इस सेक्टर के ऊपर जो असर है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पैदा हुई है, क्योंकि ये खेती जो है गांव में है जी। वहाँ तक कोरोना को पहुँचने में बहुत समय लगा। अभी भी कोरोना का संक्रमण वहाँ तक अभी उस तरीके से नहीं पहुँच पाया है जिस तरीके से इसने शहरों को प्रभावित किया। एक तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो ये थी कि कोरोना का असर गांव-गांव तक बहुत देर से पहुँचा, और खेती प्रधान देश होने के बावजूद और हमारी जो जनसंख्या है जो 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका भरपूर सहयोग होने के बावजूद ये सेक्टर एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी दे पाया है। हमारी जो ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर में वो 3% से ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा इम्पैक्ट के बावजूद भी इस सेक्टर ने एक पॉजिटिव ग्रोथ दी है। अब उसके लिए एक सबसे बड़ा ये कारण है कि जो खेती प्रधान हमारे सूबे हैं जहाँ पे ज़्यादा खेती होती है वहाँ पे भी कोरोना का असर कम दिखाई दिया था। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफ़ी है, तो यहाँ पे कोरोना के जो केसेस थे शुरू में बहुत कम थे, जिस वजह से यहाँ पे जो इम्पैक्ट है बहुत कम रहा। और तीसरा कारण है कि जो डिमांड है, अब हमारे पास जो इनपुट्स है उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है वो हर एक साल के बाद और बढ़ जाती है, तो हम एक बड़ी तादाद में हम अपनी जो प्रोडक्शन है दे पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो 295 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो था वो 2019-20 में हुआ, और हमारा जो टारगेट है 298 मिलियन टन का इस साल में हमने लक्ष्य रखा है। और ये हो पाया है क्योंकि जैसे आपने शुरू में फरमाया कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जो दिशा है, जो उनका इस सेक्टर को आगे प्रफुल्लित करने का एक निश्चय है, जो उनका एक वादा है कि किसानों की आमदन हम 2022 तक डबल करेंगे, उसी के बावजूद जो सरकार ने पिछले 5-6 सालों में रिफॉर्म्स की हैं, तो वो रिफॉर्म्स का भरपूर जो प्रयास किया गया और जो वो विजिबल हुई एक ऐसे टाइम में
जहाँ पे पूरी दुनिया इम्पैक्टेड है, हर एक सेक्टर इम्पैक्टेड है, फिर भी इस सेक्टर ने एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमारे देश को दी है। हमारे जीडीपी को इसने एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ सपोर्ट किया है। जी जी। और इसका इस सेक्टर से क्या है कि जो ये डिमांड पैदा करता है, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से डिमांड उभरती है, जो अब जैसे स्वाभाविक तौर पे 60% लोग अगर इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 60% लोगों की डिमांड तो इसी उनकी इनकम से आएगी। जब ये सेक्टर ग्रो करेगा तभी वो कुछ खरीद पाएंगे। अगर इस सेक्टर में एक भरपूर ग्रोथ आई है, ये सेक्टर ग्रो किया है, तभी उनके पास इनकम इंक्रीज हुई है और तभी वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रखेंगे, तभी वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को खरीद पाएंगे, तभी वो सर्विसेज की तरफ जाएंगे, सेवा ले पाएंगे। तो ये सेक्टर एक बेस सेक्टर है जो कि पूरे इकोनॉमी की एक बैकबोन है, जो पूरे इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। जब इस सेक्टर में ग्रोथ आती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर भी हमें दिखाई देते हैं कि ये सेक्टर भी आगे आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अब डिमांड क्रिएट करेगा। जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और जो सर्विसेज हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, उनकी डिमांड और जो दूसरी सर्विसेज हैं, चाहे वो रेलवे सर्विसेज हैं या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, तो उनकी डिमांड भी आगे बढ़ने वाली है। तो जो पूरी ट्रैजेक्टरी है, जो पूरी सोच है, जो पूरी दिशा है, वो इस सेक्टर से शुरू होती है। इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को एक प्राइम सेक्टर बना के कि अगर इसको फोकस हम रखते हैं और इसमें ग्रोथ आती है और ये सेक्टर हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन्ड रहता है, तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर हमारा एक ग्रोथ इंजन बन सकता है, जो इसने अभी प्रूव किया है। अभी जो इसने प्रूव किया है कि एक पॉजिटिव ग्रोथ देके ये हमारा एक ग्रोथ इंजन बना है। और इसको तो मैं अभी ऐसे समझता हूँ कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसके लिए ना ही तो हमें कोई बाहर से इनपुट लेने की जरूरत है, और ये इम्यून है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेती में जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहती है और वो इस सेक्टर में अच्छे से काम कर रहे हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि हमारा सेक्टर एक पॉजिटिव ग्रोथ लेके आया है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि अगर इस सेक्टर में और इनोवेशंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए और इसमें जो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो ये सेक्टर हमारा एक नेक्स्ट आईटी सेक्टर बन सकता है। जो ग्रोथ हमने आईटी सेक्टर में देखी थी पिछले कुछ वर्षों में, कुछ डेकेड्स में, ये सेक्टर भी आगे इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है। ये वैसे ही रिजल्ट्स दे सकता है जो कि हमें हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ने हमें सपोर्ट किया पीछे के काफ़ी वर्षों में। ठीक है सर, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब आपका बेस स्ट्रांग होता है तो उसके ऊपर की जो इमारत बनती है वो भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। और जो एग्रीकल्चर है वो शुरुआत से ही हमारा एक स्ट्रांग बेस रहा है कुंडू सर। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में आज के दिन में जो एग्रीकल्चर का रोल है, आज के दिन में मैं इसलिए प्रिसाइसली कह रही हूँ क्योंकि आज के दिन हम पेंडेमिक में जी रहे हैं, उसमें हमारे एग्रीकल्चर का रोल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है? मीनाक्षी जी, मैं पूरी तरह शर्मा जी के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि एग्रीकल्चर का 3% से अधिक विकास का दर जो रजिस्टर किया है वो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर जो है 2020-21 का, उसमें है। निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का इससे काफ़ी अधिक होने की संभावना थी, क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप हुआ है। क्रॉप तो हमारी स्टैंडिंग थी और ये सही है कि गांव तक पहुंचने में कोरोना को कुछ वक्त लगा, लेकिन ये सही है कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स आए, ट्रक्स नहीं पहुंच पाए। रूरल एरिया में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि फूड प्राइसेस जो है नहीं बढ़ी। कहीं कहीं जगह से ये भी आया कि चूंकि कोरोना के फियर की वजह से ट्रांसपोर्टर्स नहीं पहुंच पाए, दूध को उनको फेंकवाना पड़ा, टमाटर के प्राइसेस बहुत कम हो गए। अगर थोड़ी सी ये ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम अगर नहीं होता, अर्बन रूरल का डिफरेंस इतना अधिक हो गया, शहरों में प्राइसेस बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि कृषि का दर निश्चित रूप से 4% से अधिक हो सकता था। लेकिन असल में पैंडेमिक तो ऐसे आया है कि कुछ की कोई तैयारी तो कोई एंटीसिपेट कर नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कृषि को, काश्तकारी को हम एक प्रोडक्शन सेक्टर मानते हैं कि उत्पादक क्षेत्र है, और मंत्रालय भी यही समझती है कि जिस तरह पावर है या स्टील है, रेलवेज है, मंत्रालय का काम है कि टोटल जो उत्पादन है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और कृषि के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 50-60 में सोचिए ग्रो मोर फूड हम इंपोर्ट करते थे, डिपेंड करते थे। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया और 80 के दशक में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अगर टोटल प्रोडक्शन को देखें अलग अलग क्रॉप्स को छोड़ के।
तो ये निश्चित रूप से हमारा एम्फेसिस जो था टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर था। और ये अजम्पशन ये था कि अगर कृषि का विकास हो रहा है, कृषि में अगर विकास का दर 3-4% भी है, तो गरीबी फार्मर्स की बेनिफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये सरकार ने रियलाइज किया है, नई सरकार ने, कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए 2015 में मंत्रालय का नाम बदलना पड़ा, कृषि के साथ में फार्मर्स वेलफेयर को भी जोड़ना पड़ा। क्योंकि देखिए दूसरे सेक्टर में शायद ये सही हो कि अगर स्टील बढ़ रहा है तो स्टील के वर्कर्स को भी फायदा होता है, लेकिन कृषि में वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, वो संगठित नहीं है। इसकी वजह से कृषि में तो तरक्की हुआ है, निश्चित रूप से हम फार्मर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि उन्होंने सराहनीय काम किया है, लेकिन गरीबी जो है रूरल क्षेत्र में नहीं घट पाई, थोड़ी बहुत घटी है। अब सोचिए अभी भी 58% आबादी उस पर निर्भरशील है, लेकिन अगर जीडीपी का शेयर देखें कृषि का, वो 16% है, कितना घट गया है। तो निश्चित रूप से ये सरकार ने कोशिश की है जो रिफॉर्म लाने की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, और अभी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और मुझे लगता है ये सही कदम है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा लिबरलाइज करके ध्यान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में ही नहीं, लेकिन किसानों की, काश्तकारों की जो वेलफेयर है उस पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि फूड इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि हमारी जो किसान है उनकी आमदनी को अगर हम 2022 तक डबल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, दूसरे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए, उसी से हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये मानता हूं ये चैलेंजिंग है, लेकिन निश्चित रूप से अगर सही ढंग से कदम उठाए जाएं ये संभव है। बिल्कुल चैलेंजिंग तो आपने कहा, और चैलेंजेस तो देखिए क्योंकि हर सेक्टर में और हर वक्त पर अपने अपने रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जितने निर्मल हृदय की नियति से उन्होंने, लेकिन उतने ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की उनकी जो कोशिश रही है, वो हम ये एक तरीके से एश्योरिटी के साथ देख सकते हैं कि जिसका जिक्र हमारे दोनों ही मेहमानों ने किया कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया को देखते हैं, दैट टू इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, तो आप हमको कहाँ पर एज अ कंट्री आप हमको कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर मेजरली इफेक्ट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर भी, हमारे यहाँ उतना मेजरली नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको हम ओवरऑल एक व्यू पॉइंट में आपसे लेना चाहूँ तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हम इसको इस संदर्भ में देखें कि पीछे के जो 5-6 सालों में रिफॉर्म्स हुई हैं, वहाँ पे हम कैसे दिखाई देते हैं, तो हम बहुत ब्राइट हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत ब्राइट है। अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके चलें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 144 में रैंक पे थे, जो कि हम 63 में रैंक पे आ गए हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है कि हमने इतनी इम्प्रूवमेंट पीछे 5-6 सालों में अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 144 रैंक से 63 पे लेके आए हैं। ग्लोबल चार्ट्स पे हम बहुत अच्छा दिखाई देते हैं। और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी कि दूसरे इंडस्ट्रियल जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो सभी सेक्टर्स के लिए को ही प्रभावित करती है। जब हम उसमें इम्प्रूव करेंगे तो दूसरे सेक्टर भी ग्रो अप करेंगे। और जहाँ तक हमारी खेती की प्रधानता का सवाल है, जहाँ हम कहते हैं कि हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, वी आर एन अग्रेरियन इकोनॉमी, तो उसको लेके मैं ये बताना चाहूँगा कि चाहे हमने पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी रिफॉर्म्स की हैं, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो हमारी एक ग्लोबल इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उससे हम काफ़ी दूर हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है अभी भी करीबन वो लगभग 35 और 40 बिलियन डॉलर के बीच में है। हमने 2019 में 18-19 में लगभग कोई 38-39 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, और अभी कुछ जो आंकड़ा है वो ये है जिसे देख के लगता है कि 40 बिलियन के आसपास फिर हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि पीछे के जो 3-4 महीने थे हमारी जो ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी रही है। 23% से हम ग्रो किए हैं एक्सपोर्ट्स में। ये जो अप्रैल से जून का क्वार्टर था, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, चाहे हमने ग्रोथ भी अच्छी दिखाई है, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी में, जो 1300 बिलियन डॉलर के लगभग का इंपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का एग्री एंड फूड में, उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन है दैट इज लेस देन 0.5%। So is it based on quality and quantity also, और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ।
हमारी कनेक्टिविटी विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी पहले, जिसके ऊपर अभी हमने पिछले 5-6 सालों में फोकस किया है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट है प्लस इसका जो एक्सपोर्ट है उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो सरकार ने 2018 में एक एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी दी जो कि बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद एक अच्छी दिशा मिली है और एक उछाल भी आया है एक्सपोर्ट में। जैसे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 35-40 बिलियन डॉलर के बीच में है। तो अभी हमने लक्ष्य रखा है, उस जो पॉलिसी है उसमें, उस डॉक्यूमेंट में ये लक्ष्य रखा गया है कि हमारा 60 बिलियन डॉलर होना चाहिए 2022 तक। और हम 100 बिलियन तक पहुंचे अगले 5 वर्षों में। तो अगर हम 40 से 100 बिलियन पहुंच जाते हैं तो 60 बिलियन का जो इजाफा होगा वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। खासकर जो एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। तो ग्लोबल चार्ट्स में मैं यही बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारी शाख है वो सुदृढ़ है, हम काफ़ी स्ट्रांग हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। हमने जो उसके पैरामीटर्स हैं, खासकर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या फिर जो लॉजिस्टिक्स हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो वॉल्यूम है वो हमने क्रिएट करना है। जो वॉल्यूम 1300 बिलियन डॉलर के लगभग का जो इंपोर्ट वॉल्यूम है वर्ल्ड टोटल एग्रो एंड फूड इंपोर्ट्स का, उसमें हम 40 से 100 तक जाएंगे आने वाले 5 वर्षों में, जो बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा और इकोनॉमी में डिमांड भी क्रिएट करेगा। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक ऐसा सेक्टर है, एक प्राइम सेक्टर है जो कि डिमांड क्रिएट करता है। जब 60% लोगों की आमदन बढ़ती है Obviously, तभी डिमांड पैदा होती है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आती है तो रूरल प्रॉस्पेरिटी आती है, रूरल प्रॉस्पेरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आती है तो सर्विसेज सेक्टर ग्रो करता है, सर्विसेज सेक्टर ग्रो करता है तो ओवरऑल इकोनॉमिक ट्राजेक्टरी जो है वो एक फास्टर मोड में आ जाती है। जैसे कि शुरू में जैसे हमारा ग्रोथ रेट था बहुत ही स्लोअर पेस पे हम ग्रो कर रहे थे, 2%, 3%, जो मैं 50, 60 और 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, उसके बाद हम जो स्लो मोड था उससे स्टेडी में आए, फिर हम फास्ट हुए, फिर हम फास्टेस्ट हुए। अभी हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी भी रह चुके हैं। ये भले ही चाहे पीछे के कुछ वर्षों में जो स्ट्रक्चरल कुछ इश्यूज आए या फिर जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर था उसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इम्पैक्ट किया, तो ग्रोथ डिसेलरेट हुई। लेकिन हमने एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी का भी जो खिताब था वो हम हासिल कर चुके हैं। वो उन सब के पीछे ये जो रिफॉर्म्स जो 50, 60, 70, 80s, 90s में जो राव मनमोहन मॉडल आया, उसे एक लिबरलाइज्ड जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया, ये सब जो रिफॉर्म्स हुई पीछे के 60-70 वर्षों में, उन्हीं की देन है कि हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी भी रहे। और बाद में हमारी अब जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही उनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि IMF ने भी बोला हुआ है कि इंडिया इज ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम, वो उन्हीं की वजह से है। और पीछे 5-6 सालों में तो जो प्लेथोरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब तो जो रिफॉर्म्स बची हुई थी वो भी सब हो चुकी हैं। अब एक ही पार्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल एंड विद द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ये एक जो आने वाले टाइम में हमें देखना है कि हाउ दीज रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड at the ground level, how these reforms are going to benefit the people and the businesses. बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि इस सरकार का देखिए जो मोटिव है वो इससे भी बहुत हद तक समझ में आता है कि जो कहा जाता है वो किया भी जाता है। और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कुंडू सर जो मैं आपसे समझना चाहूँ। उसमें चाहे गवर्नमेंट ने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया, वो एक फैक्टर है जिसमें हम नेम कोटेड यूरिया से लेकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, हम ये सुनते थे जब हमारे स्वयं प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनको बढ़ाएंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड हम इशू करेंगे, तभी ऐसा लगता था कि शायद बड़ा मुश्किल होगा इम्प्लीमेंट करना। लेकिन सरकार की नीयत वही है कि जो कहा जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और इम्प्लीमेंटेशन में जो कई बारी कुछ दिक्कत परेशानियां हुआ करती थी, क्या हम ये मानकर चलें कि अब वो एट ईज हो गई हैं चीज़ें और वही एक बड़ा फैक्टर है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ देख रहे हैं? नहीं मीनाक्षी जी, जैसा आपने कहा कि सही नीयत के साथ में कोशिश तो की जा रही है और उम्मीद है कि ये जो विजन
जो शर्मा जी ने बताया कि हम 40 बिलियन डॉलर से अब 100 बिलियन डॉलर हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होगा, और उसमें कंट्रीब्यूशन फूड इंडस्ट्री का बहुत अधिक होगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक है। लेकिन शर्मा जी, आपने एक बात कही इंटरेस्टिंग है, जो मैं इससे जानना चाहूँगा कि आपने कहा जब कृषि का जब विकास होता है तो काश्तकारों का, किसानों का विकास ऑटोमेटिकली होता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अशोक गुलाटी जी जो रिफॉर्म्स की जो सरकार ने लाए उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। उनका ये कहना है जो पिछले 30-35 सालों में जो किसानों का जो ड्यू था वो हमने उनको नहीं दे पाए। उनको जो मार्केट से ज्यादा मिल सकता था, हमारी सारी कंसर्न रही कि इन्फ्लेशन को रोका जाए, फूड सिक्योरिटी किया जाए, उसकी चक्कर में हमने जितना बेनिफिट उनको जाना चाहिए था, ये रिफॉर्म्स ना होने की वजह से वो नहीं जा पाया। लेकिन अब वही तो कोशिश की जा रही है ना कि उनको चाहे उनके अकाउंट में पैसा डाल के या 2022 में आय दोगुनी की बात करके, कोशिश तो यही है कि उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको एनहांस किया जाए। सिर्फ ये तो मॉनिटरी ट्रांसफर वेलफेयर मेजर्स तो हैं ही जिसको वेलकम किया जा रहा है, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसको पहले आप बेच नहीं सकते थे, आप मंडी में ही बेचना है, तो मंडी में जो है जो प्राइसेस उनको मिलते थे वो निश्चित रूप से जो मिलना चाहिए, जो ड्यू है, टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर का फेवर में नहीं रहा। अगर आप पिछले 7-8 साल में देखें तो देखें कि एग्रीकल्चर वेजेस जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अब कोशिश ये की जा रही है कि हम जो बेनिफिट है एग्रीकल्चर का वो फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा मिले, और उसके लिए जो सरकार ने अभी कदम उठाए हैं, ये पैंडेमिक के पीरियड में कदम उठाए हैं, 10,000 एपीओ बनाए जाएंगे, जो किसानों के कोऑपरेटिव्स होंगे, कंपनियां होंगी, कुछ नाबार्ड बनाएंगे, और उनका रोल ये फूड प्रोसेसिंग को भी इनकरेज करना होगा, और ये देखना है कि वैल्यू चेन जो है वो एस्टैब्लिश हो, और जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रॉ क्रॉप और वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करने के बजाय अगर हम प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और जो एपीओज हैं वो यही करेंगे, 500,000 लोगों का फार्मर्स का होगा, उनके पास इंडिपेंडेंस होगी, उनके पास कोई बंधन नहीं होगा, जहां चाहे वो बेच सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होगा। मुझे लगता है ये सही कदम है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ किसानों को भी ध्यान रखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जो फायदा है एग्रीकल्चर का वो गांव में पहुंचे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उससे भी कृषि को मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि नियत, जैसे आपने कहा मीनाक्षी जी, नियत सही है, कोशिश की जा रही है, अभी देखना हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है ये विजन जो आपने बताया 100 बिलियन डॉलर का, ये सही है, लेकिन अगर आप देखें कि किन किन देशों में हम प्रोसेस्ड फूड बेच रहे हैं और एग्रीकल्चर, इंडियन भारत की कृषि के उत्पाद हम भेज रहे हैं, वो देखेंगे वहां पर एनआरआई ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में है, द कंजम्पशन जो है वो इंडियंस कम्युनिटी का काफी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आपको 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है तो इंडियन फूड मार्केट दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी लाना पड़ेगा, जहां पर इंडियंस के अलावा दूसरे लोग भी खरीदते हैं। और मुझे लगता है इंडियन फूड, प्रोसेस्ड फूड का डिमांड है, लेकिन उसके लिए जैसे आपने बताया क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इस पर जोर देना पड़ेगा, जो सरकार कोशिश कर रही है। तो उसमें सक्सेस जो है बहुत जरूरी है, अगर हम इस विजन को हम अचीव करना चाहते हैं कि 100 बिलियन डॉलर हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो, जिसमें फूड, प्रोसेस्ड फूड का रोल बहुत ज़्यादा होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप आए, वक्त निकालकर स्टूडियो में बातचीत किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपका भी, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये सेक्टर, इतना इम्पॉर्टेंट है न सिर्फ इस लिहाज से कि हमारी बहुत बड़ी जो आबादी है वो इस पर डिपेंडेंट है, बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा मुल्क, पूरी दुनिया वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंसी रखे हुए होती है, क्योंकि सबको खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए चाहिए होता है। एंड द डे विल कम जब फार्मर्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, और ज़्यादा उनको न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उनकी जो ख्वाहिशें होंगी, उनके जो दाम होंगे, उनका क्योंकि प्रोडक्ट है और वो अपने लिहाज से और भी शायद चीज़ों को अपने लिए कर पाएंगे, क्योंकि सरकार का इस तरह का विजन नज़र आ रहा है और सरकार ये चाहती है कि 2022 तक हम अपने काश्तकारों को दोगुनी इनकम भी दें और साथ ही साथ एक अपलिफ्टमेंट जिसको कहा जाता है वो भी करके दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों ही का स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे इस खास प्रोग्राम पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। तो फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।